हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो? जनता धीरे धीरे ऐड हो रही है। कल हमने, अगर आपको पता हो, जिन बच्चों ने कल क्लास ज्वाइन की थी, हमने कल थोड़ा बहुत पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में। और कल हम इस टॉपिक पे पढ़ रहे थे ठोस विलयन सॉलिड सॉल्यूशन। और ये पढ़ते टाइम क्लास थोड़ा एक्सटेंड हो गई थी, तो ऑटोमेटिकली क्लास जो थी वो बंद हो गई थी कल। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, अपने एग्जैक्ट टाइम पर क्लास बंद करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं क्लास। लगभग बच्चे ऐड हो गए हैं, बाकी जो लेट कमर्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। और आज जो लेट कमर्स हैं उनका स्वागत मैं क्लास में बेइज्जती करते हुए करूँगा। कल मैंने आपको एक बात बोली थी, आपको 5 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करनी है। जब मैंने होस्ट कर दी थी क्लास 11:16 में मैंने क्लास होस्ट कर दी थी, तो आपको उसी टाइम पर क्लास ज्वाइन करने के लिए तैयार रहना है। जब आता ना वेटिंग और योर होस्ट इज ऑन अनदर मीटिंग, तो आपको उसको बैक नहीं आना है, आप वहीं रहिए। मैं बस 2 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर ज्वाइन करने वाला होता हूँ क्लास। चलो, अभी आज का हमारा टॉपिक रहेगा। कल कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे थे, वो भाई अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश वो कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो कल हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था, सिर्फ संतृप्त हो रहे थे, संतृप्त विलयन के बारे में पढ़ा था। और वो आप एक बार रीड आउट करें, अदरवाइज यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस ऑन फोन कॉल। अभी अगर आपको अभी लाइव में कोई दिक्कत हो तो आप जस्ट क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। और कल हमने विलयन पढ़े थे 3 प्रकार के, ठोस विलयन, द्रवीय विलयन और एक और बचा है गैसीय विलयन। तो जो विलयन है, जैसे ठोस विलयन है, तो वो ठोस विलयन है, उसको ठोस विलयन कैसे बोला, द्रवीय विलयन को द्रवीय किस बेस पर बोल रहे हैं। कल अपने बात कर रहे थे कि जब हम किसी भी विलयन के बारे में बात करते हैं तो उसकी भौतिक अवस्था कैसी होगी, वो विलयन गैसीय होगा, वो विलयन द्रवीय होगा, वो विलयन ठोस होगा, उसकी भौतिक अवस्था कैसी होगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है विलायक की भौतिक अवस्था। विलायक अगर ठोस है तो विलयन कैसा होगा? ठोस विलयन। अगर विलायक कैसा है? द्रव है, तो विलयन कैसा होगा? द्रवीय विलयन। और अगर विलायक गैस है तो विलयन कैसा होगा? गैसीय विलयन। क्योंकि हमने कल डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो विलयन है वो क्या होता है? विलय और विलायक का मिश्रण होता है। विलय और विलायक का मिश्रण होता है, इसका मतलब विलय तो हमेशा कम मात्रा में होता है। आपको पता है, कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि घर पे जो बड़ा भाई होता है उसकी चलती है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा अमाउंट में उपस्थित होगा, जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित रहेगा उसकी चलेगी। ज़्यादा मात्रा में कौन उपस्थित है? विलायक। तो विलायक जो भी रहेगा उसकी चलेगी। तो ये जो आज हम टेबल पढ़ेंगे, 3 और 3 6 और 3 तरह वाले आ जाएंगे, तो अपने पास 9 एग्जाम्पल हैं। और इन 9 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल जो है वो आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली, जैसे लास्ट ईयर नहीं था, उससे लास्ट ईयर था कि आयोडीन, अभी हम आगे बढ़ेंगे कि आयोडीन का हवा में मिश्रण किस प्रकार का विलयन है। तो आयोडीन का हवा में मिश्रण एक गैसीय विलयन है, क्योंकि हवा क्या है? गैस है। हमें पता है कि एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये क्या है, और कौन से उसकी मिक्सचर रहता है इनका। जैसे हमने पढ़ा था पिछली बार कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है ना। तो सिन गैस, वाटर गैस है, ये भी कुछ अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारे गैसेस हैं, तो वो एक गैस के विलयन का उदाहरण था। अभी हम आगे उसी की बात करेंगे। और इस चैप्टर से, जैसे मैं आपको कल ही बोला था कि 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि 3 नंबर के न्यूमेरिकल और 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू आर गेटिंग डाउट्स, अगर कोई भी डाउट हो तो आप अनम्यूट करके और डाउट पूछ सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं विलय, विलायक और एग्जाम्पल सी। तो विलय देखो, ठोस, द्रव और गैस। विलायक कौन है? तीनों में ठोस है। अगर विलायक ठोस है और विलय ठोस है तो क्या बनता है? देखो, कॉपर और टिन है, तो इसमें आपको पता होगा कि कॉपर को ये बोला जाता है कि कॉपर जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 80% होता है, और टिन जो होता है वो 20%, अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये अगर ये ऐसा है तो ये कॉपर क्या हो गया? विलायक, और टिन क्या हो गया? विलय। तो इन दोनों को मिलाने पर एक ऐसी धातु बनती है जिसको मिश्र धातु, कौन सी मिश्र धातु
कांसा, याद क्या सकते हैं, का से कॉपर, से टिन, तो कॉपर और टिन का मिश्रण जो है वो क्या है, कांसा है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, ऐसे में आपने सुना होगा Pp प्लस टिन। Pb क्या होता है, लेड, Sn क्या है, टिन। इसको एक बहुत ही अच्छा नाम देते हैं, सोल्डर। सोल्डर, शोल्डर नहीं है, शोल्डर ये होता है, इस सोल्डर। सोल्डर क्या होता है, जैसे जो ये मोबाइल रिपेयरिंग या फिर ये रेडियो और टीवी रिपेयरिंग की जो शॉप होती है, उन पे आपने देखा होगा जब वो सोल्डरिंग करता है ना, आपको टांको लगाना है, वो टांका जब लगाता है ना, तो उस टाइम पर वो क्या करता है, एक एल्यूमिनियम की बहुत ही लचीली सी वायर होती है उसके पास, उसको रखता है और साथ में वो जो एक रॉड होती है गर्म करने वाली, उसको लगाता है, तो वहाँ पे वो सोल्डरिंग हो जाती है। तो वो सोल्डर में कौन सी धातु यूज होती है, कौन सी मिश्र धातु यूज होती है, लेड और टिन दोनों का मिश्र यूज होता है, जिसको क्या नाम देते हैं, सोल्डर। ठीक है, तो ये सोल्डर जो है वो एक मिश्र धातु है और कॉपर और टिन भी क्या है, मिश्र धातु है। कल हम बात कर रहे थे कि जब भी आपके दिमाग में विलयन की बात आती है, जब भी हम विलयन के बारे में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि ये चीज फ्लो करेगी, ये बहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी। इसलिए कि मिश्र धातु जो होता है, कॉपर और टिन, लेड और टिन, कॉपर और जिंक, जस्ता, कॉपर प्लस जिंक होता है ना, जिसको आप जस्ता बोलते हो ना, कांसा है। ये जो धातु मिश्र धातु है, क्या है, विलय में ठोस और विलय में क्या है, ठोस। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, सोल्डर किस प्रकार का विलयन है, तो सोल्डर एक ठोस विलयन है जिसमें विलय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सॉफ्ट ड्रिंक किस प्रकार का विलयन है, तो सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल आगे आ रहा है, हम आज डिस्कस करेंगे। अब विलय मान लो इसमें कौन है, द्रव, और विलायक कौन है, ठोस। अब ठोस, विलायक और द्रव कैसा हो, विलय। आपने बहुत सारे अमलगम पढ़े होंगे, जिंक अमलगम है ना, एल्यूमिनियम अमलगम, सोडियम अमलगम है ना, ये बहुत सारे अमलगम होते हैं। इसमें जिंक क्या है, ठोस, और मरकरी क्या है, लिक्विड। तो मरकरी कम अमाउंट में है, द्रव, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट। ऐसे जैसे आपने ये पढ़ लिया, हम ये भी पढ़ सकते हैं कि इसमें जिंक अमलगम की जगह एल्यूमिनियम अमलगम हो सकता है, AlHC, NaHC हो सकता है, सोडियम अमलगम, और भी हो सकता है मैग्नीशियम अमलगम, MgHC हो सकता है। तो ये जो अमलगम होते हैं, ये अब कई के बाद पता सर ये अमलगम बेसिकली होता क्या है, ये मिक्सचर होता है, एक मिश्रण होता है। और ज्यादातर अमलगम का उपयोग हमें, आपने पिछली बार एक अभिक्रिया पढ़ी थी, याद हो, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो नहीं, वुल्फ किश्नर अपचयन, याद करो, उसमें ZnHC था, वुल्फ किश्नर अपचयन 13वें चैप्टर में, उसके नीचे HCl लिखा हुआ था, ZnHC। तो ये अमलगम था एक, जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हुई थी। 13 चैप्टर में आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी और मैंने पढ़ाई थी, मुझे याद है। अब विलय गैस है और विलायक कौन है, ठोस है। विलय क्या है, गैस, और विलायक कौन है, ठोस है। तो हाइड्रोजन का प्लैटिनम निकल प्लेटियम पर अधिशोषण, कौन सा शोषण, अधिशोषण। अब ये अधिशोषण क्या बला होती है, देखो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस के अधिशोषण की, तो आपने एक अभिक्रिया पढ़ी थी जिसका नाम मैंने आपको कल बताया था, सापत्य-सैंड्रेन्स रिएक्शन। सापत्य-सैंड्रेन्स रिएक्शन क्या थी, प्लीज देखिएगा जरा। कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एथेन, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, निकल, प्लेटियम और प्लैटिनम, निकल, प्लेटियम और प्लैटिनम की उपस्थिति में करवाते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन CH3 का निर्माण होता है। ये एक योगात्मक अभिक्रिया थी जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, इसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको बेटा, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है, तो CH3 का निर्माण होता है। अब आपको गोली दी जाती थी, गोली कैसे देते हैं बताता हूँ। आपको ये बोला गया कि ये हाइड्रोजन जो है वो H और H के रूप में आता है, एक इधर आ जाता है और एक इधर आ जाता है। लेकिन ये तो था जब गोली देते हैं आपको 10वीं क्लास तक। तो 11वीं में आपको इसे बताया गया था, मैंने बताया था कि मान लो ये हमारी एक निकल धातु या प्लैटिनम या किसी की एक सरफेस है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो अभिकारक है हाइड्रोजन गैस, वो इस प्लेट पर आक्रमण करती है और यहाँ से ये H+ या H- के रूप में उड़ जाती है। ये जब इस पर आक्रमण करती है तो ये जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया होने के लिए सतह प्रदान करता है। ये कहता है ये ले सरफेस और अभिक्रिया हो ले। जैसे कई लोग होते हैं ना कि जी हमारे एक रूम पड़ा है, आप कोचिंग क्लास चलानी है तो चला लो, मतलब उस बंदे का ना तो कुछ आया और ना कुछ गया, उसको कुछ नहीं लेना देना। मान लो मैंने कहीं क्लास चलानी तो बोलता सर यहाँ रूम पड़े हमारे दो, आप ऐसे यहाँ पे कोचिंग क्लास चला लो। तो इस
मतलब उस बंदे ने मेरे को सतह प्रदान की, क्या वो खुद पढ़ाने आएगा? नहीं। क्या वो कभी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना वो तो अभिकारक है, हाइड्रोजन मैं हूँ। निकल प्लेटियम प्लैटिनम कौन है? वो बंदा है जिसने मुझे सतह प्रदान करवाई। तो निकल प्लेटियम प्लैटिनम की धात्विक सतह पर हाइड्रोजन अधिशोषित होती है, किस रूप में? H2 के रूप में नहीं, H+ और H- के रूप में। और ये H+ और H- इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ जब विक्रिया करता है तो CH3 का फॉर्मेशन होता है। ये मैकेनिज्म हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और आपको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारा जो बेसिक पॉइंट यहाँ था वो था अधिशोषण। हाइड्रोजन गैस का निकल प्लेटियम प्लैटिनम की धात्विक सतह पर अधिशोषण कैसे होता है? अधिशोषण का मतलब होता है उसकी सतह पर चिपकना। जैसे आप सुबह नहा के घर से निकले और मार्केट में घूमने के बाद घर वापस चले गए, आपने हैंकी निकाल के मुंह के ऊपर लगाई ना तो हैंकी का कलर चेंज हो गया, इसमें आपकी गलती नहीं थी। इसमें गलती थी जो आपने ज्यादा मात्रा में जो ऑयली चीजें लगाई थी ना फेस पर, उसकी वो जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो आपकी सतह पर अधिशोषित हुए, ना कि अवशोषित हुए। आप दूध का अधिशोषण करते हो या अवशोषण करते हो? हम अवशोषण करते हैं, उसको पीते हैं ना, बॉडी के अंदर जाता है। अधिशोषण क्या होता है? जब सतह पर रहे। साबुन है, जब नहाते हो तो साबुन का अधिशोषण होता है, अवशोषण होता है। खाता कौन है? कौन कौन खाता है आप में से साबुन? कोई नहीं खाता होगा मेरे हिसाब से, सब ज्ञानी लोग हैं, ठीक है। तो वो अधिशोषण है अगर उसको सरफेस पे रख रहे हो, अगर वो अंदर जा रहा है तो वो अवशोषण है। बात समझ में आ गई? तो अधिशोषण का मतलब होता है कि जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होते हैं तो इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहा जाता है। दोबारा सुनिए, मुझे पता है किसी को हवा भी नहीं लगी, मैं बहुत पता है मेरे को, आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो मेरे पास 3 चीजें हैं इसलिए मैंने 3 अलग अलग लिए आज, ब्लू, रेड, ब्लैक, राइट। सबसे पहले बात करते हैं, मान लो ये आपका मुंह है, दिस इज द सरफेस ऑफ योर्स which is of black color, right? अब ये सरफेस है और ये रेड कलर में है डस्ट पार्टिकल्स, ये आपके चेहरे पर आकर के चिपक रहे हैं, ठीक। तो जो चिपकेगा वो अधिशोष्य है। कौन चिपक रहा है? डस्ट पार्टिकल। ये तो अधिशोष्य है, जिस पर चिपकेंगे अधिशोषक, ये आपको अधिशोषित कर रहा है ना, अपने को खींच रहा है, तो ये अधिशोषक जो चिपक रहे हैं रेड वाले वो अधिशोष्य है। और ये घटना अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य के कणों का चिपकना अधिशोषण कहलाता है, ठीक है। तो ये बातें भी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा 5वां चैप्टर पूरा अधिशोषण और अवशोषण पर आधारित है, जो द्रव अवस्था वाला चैप्टर है ना वो पूरा। तो अधिशोष्य के कणों का अधिशोषक की सतह पर चिपकना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोष्य के कणों का अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होना अधिशोषण कहलाता है। तो हाइड्रोजन गैस का प्लैटिनम निकल प्लेटियम की सतह पर अधिशोषण किस प्रकार का एग्जांपल है? ठोस विलयन का एग्जांपल है। ठोस विलयन का क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो बड़ी सी है और बात लो निकल प्लेटियम प्लैटिनम बड़ो है, तो इसकी सतह पर चिपक जाता है, इस वजह से इस प्रकार का विलयन है ठोस विलयन। बात समझ आई होगी सबको? अगर किसी को इसमें कोई पूछना है कुछ तो आपका माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है बेटा। पूछना है क्या? चलें? चलो अब हम नेक्स्ट द्रव्य विलयन की बात करते हैं। देखो द्रव्य विलयन में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, आपको देखने को मिलेंगे। देखो द्रव्य विलयन में ठोस द्रव क्या है? विलायक। और ठोस क्या है? विलयन। जब द्रव में ठोस को मिलाया गया, अब आपके सामने एग्जांपल मैंने लिख रखा है एक ही, कौन सा? सॉल्ट प्लस शुगर। ये क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर है। पानी के अंदर नमक को मिला दिया गया है तो सॉल्ट प्लस वाटर, या फिर हो सकता है शुगर प्लस वाटर,
या हो सकता है ग्लूकोज प्लस वाटर, कुछ भी का मतलब मिट्टी मत डाल देना, वो रियल सॉल्यूशन नहीं है, वास्तविक विलयन नहीं है, बस समांगी मिश्रण नहीं है, विषमांगी मिश्रण है। तो सॉल्ट और वाटर जो है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, शुगर और वाटर आसानी से मिक्स हो जाते हैं, और ग्लूकोज और वाटर एक दूसरे के अंदर आसानी से मिक्स हो जाते हैं। तो ये है ठोस विलय हो और द्रव कैसा हो। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो आपको याद रखना है वो मैं बताता हूँ। हमने जब केमिस्ट्री लैब में गए थे पिछले साल, तो आपने एक चीज देखी थी कि जब एथेनॉल में C2H5OH, आप सबकी फेवरेट, एथेनॉल में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, और मैंने आपको बोला था कि बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो पैलेट्स के रूप में होता है। किस रूप में होता है? पैलेट। पैलेट का मतलब याद होगा आपको, वो साबुन जैसी टिक्की ऐसी थी, छोटे छोटे गुने सी, व्हाइट कलर की थी, गोल गोल डिस्क की तरह दिखाई दे रही थी। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं? पैलेट्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो उसके अंदर जब आप एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हो, तो जो विलयन बनता है उस विलयन को हम क्या बोलते हैं? द्रव्य विलयन। क्योंकि एथेनॉल ज्यादा अमाउंट में और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कम अमाउंट में। तो ये भी एक एग्जांपल है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का एथेनॉल में मिश्रण, या इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह आप एक और ले सकते हो, क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद है ना? याद होगा आपको, हमने इसको नाम दिया था अल्कोहलिक पोटाश। क्या नाम दिया था? अल्कोहलिक पोटाश। जब एथेनॉल, बेसिकली एथेनॉल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण जो होता है, इसको हम एक नाम देते हैं अल्कोहलिक पोटाश। अल्कोहलिक पोटाश नाम दिया जाता है। तो इसको आप अल्कोहलिक पोटाश बोलते हो, किसको? सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ मिश्रण करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक पोटाश। क्योंकि याद होगा आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पोटाश के नाम से जाना जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडे के नाम से जाना जाता है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आता है द्रव और द्रव। आप सबका फेवरेट मिक्सचर है ये, द्रव और द्रव का मिश्रण। अब पानी के अंदर पानी मत मिला देना, चलो विलय और विलायक दोनों अलग अलग होने चाहिए, एक जैसे नहीं हो सकते ना। तो द्रव और द्रव का, यस यस बेटा, हाँ अल्कोहल और पानी, गुड। देखो संदीप को बड़ा अच्छे तरीके से याद है। देखो मिक्सचर याद रखने को, मिक्सचर कौन सा याद रखा? देखो अल्कोहल। बातें देखो कैसे करते हैं ये बच्चे, अल्कोहल की बातें करेंगे, बताओ। चलो ओके प्लीज। जब द्रव और द्रव की बात करते हैं तो फेवरेट मिक्सचर होता है अपना अल्कोहल प्लस वाटर। केमिस्ट्री वाला टीचर हो और केमिस्ट्री वाले टीचर से बच्चे पढ़ रहे हो और ये एग्जांपल नहीं आए, कोई नहीं सकता, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेता है वो अपना। देखो अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो कौन सा होता है? द्रव्य विलयन होता है। अब आप ये सोच रहे हो कि सर अल्कोहल कौन सी जो आपको अच्छी लगती है वो वाली, लेकिन मेरे हिसाब से, केमिकल के हिसाब से, इसमें होती है एथेनॉल, C2H5OH प्लस वाटर, ठीक है ना? तो C2H5OH और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो कैसा होता है? द्रव्य विलयन होता है। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि आप अल्कोहल और वाटर में रखो, आप और रख लो, दूध और वाटर को मिक्स कर लो, ठीक है? आप वो क्या बोलते हैं, शरबत बनाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, मैं नाम भूल गया उसका, रूह अफ़ज़ा, जो भी अफ़ज़ा है, कौन सी अफ़ज़ा है, उसको पानी में मिलाते हो, वो भी एक टाइप का मिश्रण है, लेकिन वो भी कैसा है? द्रव्य मिश्रण, ठीक है? द्रव को मिलाया जा रहा है उसमें। अब देखो आगे आता है गैस का द्रव में मिश्रण। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक। देखो कोल्ड ड्रिंक जो होती है, चाहे वो कोई सी भी हो, थम्स अप हो, लिम्का हो, ये हो, वो हो, पेप्सी हो, जो भी हो, ठीक? तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर CO2 गैस को विलय के रूप में उसमें मिक्स किया जाता है। उस CO2 गैस ही जो उसका टेस्ट आता है ना, जैसे आप थम्स अप पीते हो तो हार्ड टेस्ट आता है, लगता है कि कुछ पिया है, तो उसका जो हार्ड टेस्ट है वो किसकी वजह से है? CO2 की वजह से। अगर उसमें से आप CO2 गैस को रिलीज कर दो, जैसे कुछ लोग होते हैं बदमाश, आधी कोल्ड ड्रिंक पीने के बॉटल को हिलाएंगे और उसके बाद पिएंगे, तो जब उसको बॉटल को हिला दिया आपने, उसके बाद उसका टेस्ट लेस हो जाता है। इसका कारण है कि उसमें से CO2 गैस जो है वो निकल जाती है, और ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, एसिडिटी होती है उससे। एक
तो सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसमें CO2 गैस जो है वो विलायक के रूप में उपस्थित रहता है और विलायक के रूप में बहुत सारे और जो विलायक है उसमें जो भी वाटर है या जो भी है केमिकल्स हैं वो उसमें उपस्थित रहते हैं। अब कई लोग तो सॉफ्ट ड्रिंक तो फिर भी ठीक है, कई लोग काम चलाते हैं 7 रुपए वाले बत्ते से, है ना, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें पानी के साथ सिर्फ CO2 होती है और कोई केमिकल नहीं होता उसमें, थोड़ा बहुत सॉल्ट हो सकता है, तो पानी के साथ उसमें CO2 तो CO2 वो भी क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, बिना किसी टेंशन के, एकदम इंशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कौन सा विलयन है नेक्स्ट, तो जरूर हो गया गैसीय विलयन। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज। नो, ओके देन मैं रफ कर देता हूँ। किसी को दिक्कत है क्या? मेरे बच्चों की लिस्ट देखो कौन कौन है। चलो आगे चलें सुरेंद्र। डाउट करिए किसी को कोई, चलें? चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कौन सा विलन, गैसीय विलन। गैसीय विलयन में जो विलायक होगा वो कौन होगा, गैस। विलायक है गैस और जो विलय है वो ठोस भी होगा, द्रव भी होगा और गैस भी। ठोस है, द्रव है, गैस है, विलय है और विलायक कौन है, गैस, गैस है। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल विलय, विलय ठोस और विलायक कौन है, गैस। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है हवा में आयोडीन। आपकी बुक में लिखा होगा हवा में आयोडीन वाष्प, दोनों ही सही है। अब सुनिएगा ढंग से, एक और बात बता दूं, आप जब बुक देखोगे ना बेटा, तो जिसके पास जो पुरानी बुक्स ले गए, 1 साल पुरानी बुक है या 2 साल पुरानी है, तो उनमें ये जो टेबल है वो गलत दे रखी है, तो आप कंफ्यूज मत होना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे फोन कॉल पे पूछ सकते हैं, जो भी पूछना हो। हवा में आयोडीन वाष्प, हवा हमने बात की थी कि हवा जो होता है वो एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कौन से पार्टिकल उपस्थित रहते हैं, डस्ट पार्टिकल उपस्थित रहते हैं। कौन से पार्टिकल उपस्थित रहते हैं उसमें, डस्ट पार्टिकल, जो मिट्टी के जो कण, धूल मिट्टी के कण होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। और हमने बात की थी कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। कैसे? जैसे अंधेरे कमरे के अंदर बैठे हो, रोशनदान से लाइट अंदर आ रही है, तो उसके अंदर आप देखते हो ना कि पार्टिकल मूवमेंट कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, जैसे हम नग्न आंखों द्वारा देख सकते हैं, है ना। तो वो 10 पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए उसको विषमांगी मिश्रण भी बोला जाता है। आयोडीन वाष्प, हवा में आयोडीन वाष्प। अब आप बोलोगे सर आयोडीन है और वाष्प है, आप कह रहे हो कि ये ठोस है। मैंने बोला ना कि विलय कौन है, ठोस, विलायक कौन है, गैस। तो विलायक तो कौन आ गया, हवा, विलय कौन आया, आयोडीन, और आगे मैंने क्या लगाया, वाष्प। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये वाष्प है, तो फिर ये तो द्रव हो गया या ये तो गैस होगी। तो गैस और गैस का मिश्रण हो गया। आप गोली दे रहे हो, मैं गोली नहीं दे रहा हूँ। देखो कैसे, अगर आपको याद हो तो हमने 11वीं क्लास में एक छोटी सी बात पढ़ी थी कि जो आयोडीन होता है ना, कतई नहीं शर्मा है, ये कभी भी आई और आई की फॉर्म में नहीं रहता, ये हमेशा किस फॉर्म में रहता है, I2 की फॉर्म में। याद होगा हमने एक रिएक्शन करवाई थी इसकी शायद, तो उसमें हमने एक बात लिखी थी, रिएक्शन नहीं करवाई थी, एक बात लिखी थी नोट डाल करके शायद पी ब्लॉक के अंदर
कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड या रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में ही अभिक्रिया करता है कौन? आयोडीन। सीधा आयोडीन कभी अभिक्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी एक बीमारी है, ये I और I फॉर्म में नहीं रहता, ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? तुरंत I2 की फॉर्म में। और I2 क्या है? एक अणु है। और सबसे बड़ी बात, ये छोटे-छोटे कणों के रूप में संघनित होना स्टार्ट हो जाता है। छोटे-छोटे कणों के रूप में, छोटे-छोटे पार्टिकल्स के रूप में ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, संघनित होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ये क्या है, I2 जो है वो किस रूप में है? वाष्प के रूप में हमें दिखा रखा है, लेकिन ये I2 एक्चुअली क्या होता है? ये I और I2 की फॉर्म में बनने के बाद ये एक छोटे से पार्टिकल की भांति व्यवहार करता है। और वो जो पार्टिकल है वो कैसा होगा? एक ठोस की तरह होगा। इसलिए हवा में जो I2 की जो वाष्प है या जो आयोडीन के कण है, आप ये लिख सकते हो आयोडीन के कण लिख देना कि हवा में आयोडीन के जो कण है वो क्या है? एक गैसीय विलयन का उदाहरण है, जिसमें ठोस विलय है और गैस क्या है? विलायक है। उसके बाद बात करते हैं द्रव और गैस। देखो, द्रव कम होना चाहिए, गैस ज्यादा होना चाहिए। तो यस बेटा, आयोडीन ठोस है क्या? आयोडीन ठोस है क्या? बेटा अभी इतनी देर में मैंने यही बात बताई है कि यहाँ पे मैंने लिखा है आयोडीन वाष्प, और मैंने आपको एक बात बोली है कि जो आयोडीन होती है वो वाष्प के रूप में बहुत कम रहती है। आयोडीन वाष्प के रूप में कब रहेगी? जब वो अपने एटॉमिक फॉर्म में आएगी, एटॉमिक फॉर्म इनकी परमाणुीय अवस्था में आएगी। लेकिन आयोडीन की खास बात होती है कि हमेशा अणु के रूप में रहती है और इसकी संघनित होने की क्षमता बहुत ज्यादा है, कि बहुत जल्दी संघनित होती है और अपने जो आपने इसको गैस या वाष्प में कन्वर्ट किया है, ये तुरंत प्रभाव से वापस इसमें कन्वर्ट हो जाती है, कणों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिखने में तो हमेशा ऐसा लिखा जाता है हवा में आयोडीन वाष्प, लेकिन आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं हवा में आयोडीन के कण। समझ आए राहुल? राहुल बात समझ आई यार? आगे सर। ओके। उसके बाद देखो द्रव और गैस, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो, जब अभी आज तो बहुत धूप है, 2-3 दिन पहले जब बारिश हुई थी या बारिश नहीं भी हुई थी तो उमस रहते थे, पता ना, ह्यूमिडिटी रहती थी। तो उस ह्यूमिडिटी की क्या खास बात थी? हमें सब कुछ ऐसे, जब अगर आप कपड़े भी पहन रहे हो तो कपड़ों में भी आपको सूखापन नहीं नजर आता था, ऐसे लगता था जैसे ऐसे मतलब चिपचिपा सा और गीला गीला टाइप सा, बैठी बैठी लगता है। गीला गीला क्यों लगता है? उसका कारण क्या था? क्योंकि उस टाइम पर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी थी, जल वाष्प थी। जैसे जितने भी बड़ी सिटीज हैं, जैसे मुंबई की बात करो आप, है ना, गोवा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। मुंबई के लोग, चेन्नई के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग बहुत ही मतलब बहुत ही एकदम वाइट कलर के होते हैं, प्योर। उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, वाष्प जो जल वाष्प है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहती है, धूप नहीं निकलती है, तो उन लोगों का कलर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है। समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा वाइट का मतलब? जैसे वेस्ट इंडीज वालों को देख लो आप, है ना, या तो ब्राइटनेस बढ़ा लो या उनको देख लो, एक ही काम कर सकते हैं। गैस देख लो या उनको देख लो, तो उनका कलर ऐसा होने का कारण क्या है? ह्यूमिडिटी है, जल वाष्प है, वो हमेशा रहती है वहाँ के एटमॉस्फेयर में। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर 5-7-10 दिन ही रहते हैं, उससे ज़्यादा 15 दिन रह लेंगे। तो वो जो ह्यूमिडिटी वाला जो सीन है ना, वो क्या होता है? ये इसका एग्जाम्पल है क्या? हवा में जल वाष्प। कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? हवा में जल वाष्प। हवा के अंदर जल वाष्प कैसे आती है वो देखिएगा। हवा के अंदर जल वाष्प, देखो जल वाष्प जो है वो क्या है? H2O मॉलिक्यूल्स। H2O मॉलिक्यूल्स है, ये किसमें प्रेजेंट है? एयर में। एयर में प्रेजेंट है, मतलब एयर क्या है? विलायक। और एयर क्या होती है? गैस। और जल वाष्प क्या है? विलय। और विलय कौन है? द्रव। तो हवा के अंदर जल वाष्प जो है वो इसका एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपके दिमाग में भी आ सकते हैं, आप दिमाग में आपको रखने चाहिए, आप मुझे बता भी सकते हैं अगर कुछ बताना है तो। उसके बाद जो हमारा है गैस और गैस का मिश्रण। तो गैस और गैस का मिश्रण, तो जैसे मान लो आपने एग्जाम्पल ले लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण, ये भी गैसीय मिश्रण है जिसमें दोनों गैसें हैं। अब इसका एग्जाम्पल ना कई बार हम दे देते हैं हवा, कि गैस और गैस के मिश्रण का क्या बेटा है? हवा और गैस का मिश्रण होती है या नहीं होती? हवा गैस का मिश्रण होती है क्या? हाँ, हवा गैस का मिश्रण होती है। वही
बेटा कि हम इसका एग्जाम्पल कई बार बोल देते हैं हवा। जैसा राहुल ने बोला कि सर हवा गैस और गैस का मिश्रण ही होती है, लेकिन उसके अंदर राहुल बॉस आपने गलती कर दी छोटी सी। मैंने बोला था धूल मिट्टी के कण, ये आते ही हमारा मिक्सचर कैसा हो जाता है, विषमांगी। तो इन चीजों को आपने एक्सक्लूड करना है, बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, इसलिए लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं और सीधा बोलते हैं कि हवा एक गैसीय विलयन है। जी हाँ, हवा एक गैसीय विलयन है बाय एक्सक्लूडिंग धूल मिट्टी के कण। इनको अगर आप बाहर निकाल देते हैं, इनको आप नेग्लिजिबल मानते हैं, इनको आप इग्नोर करते हैं, तो हवा को हम बोल सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप गैस और गैस का मिश्रण रहता है तो प्लीज डोंट टेक द रिस्क इन एग्जाम्स। एग्जाम में रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने बोला है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, आप नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लिख सकते हो, आप ऑक्सीजन के साथ CO2 लिख सकते हो, आप नाइट्रोजन के साथ CO2 लिख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख सकते हो, डाई लिख सकते हो, जो लिखना है लिखो, बट प्लीज ट्राई टू अवॉइड बाय राइटिंग हियर। हमेशा अवॉइड करें कि आप हवा नहीं लिखें, क्योंकि हवा को कोई मेरे जैसा बैठा हो तो वो उसको उस वे में भी ले सकता है कि यार इसमें तो डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें इंसान पे डिपेंड करती है वो कैसा सोचता है। तो हमें रिस्क नहीं लेना है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण क्या है, गैसीय मिश्रण है। ये हमारे विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के 3 प्रकार पूर्ण होते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है सांद्रता को प्रदर्शित करने का तरीका, जो हम 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा मैं एक बार बोल देता हूँ नाम, ताकि आपके दिमाग में वो जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाए। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, समझ में आया बात नहीं है? तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है। अगर आपको इसमें डाउट है तो ओके, अदरवाइज वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। बहुत गर्मी है, टाइम हो गया रे क्लास का। कितने 11:20 पे स्टार्ट हुई थी ना अपनी क्लास? ओके, 11:20 से 11:50 का टाइम था, 11:53 हो चुके हैं और हमें 11:50 के बाद 5 मिनट का टाइम मिलता है सिर्फ कि हम क्लास को कंक्लूड कर पाए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने क्लास का टाइमिंग मैं इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर मान लो हमें 3 या 4 क्लास करेंगे तो आपका नेट कम पड़ जाएगा, लेकिन जब तक हम क्लासें फिजिक्स और केमिस्ट्री की नहीं ला रहे हैं तो आ जाएगी 1-2 दिन में, लेकिन जब तक नहीं ला रहे हैं तब तक कल मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी क्लास का टाइमिंग जो है वो 40 मिनट की कर दी जाए। अगर आप लोग बोर नहीं होते हैं तो मुझे जल्दी से बता दो, क्योंकि क्लास अपने आप ओवर होने वाली है, 55 पे अपने आप ओवर हो जाएगी। टाइम बढ़ाएंगे आप, यस और नो? ओके, एनीवन एल्स? तेजस्विनी, हर्षिता, हर्षिता जोशी है क्या? बढ़ा दें? ओके, कल बढ़ा सकते हैं फिर, जब तक और क्लासेस स्टार्ट नहीं होते। कल से आपकी क्लास ये वाली 40 मिनट की होगी। ओके, थैंक यू सो मच। अब आप इसको घर पे रिवाइज करें। थैंक यू।